नमस्कार, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे देशवासियों और भाइयों बहनों। आज संविधान हत्या दिवस के बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसको कि इंदिरा गांधी जी संविधान की हत्या की गई थी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को इमरजेंसी के विषय में पता होना चाहिए। हालांकि पता तो सभी को है, लेकिन आज विस्तृत तरीके से हम जानेंगे कि कैसे संविधान की हत्या की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। कितने बार जो है संविधान को बदला गया, मतलब एक बार हत्या नहीं की गई, संविधान की कई बार हत्या की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। आज हम ये कोई आम वीडियो नहीं बना रहे हैं। अपने भाइयों बहनों, प्यारे देशवासियों, खासकर आज के नौजवान साथियों से मैं दिल से कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये कोई फालतू विवाद या गॉसिप वाला विषय नहीं है। ये भारत की आत्मा की बात है। ये उस दिन की याद है जिस दिन भारत का संविधान, इस देश का दिल कुचल दिया गया था। साथियों, तारीख थी 25 जून 1975। देश में माहौल गर्म था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध भी ठहरा दिया था, लेकिन देश का लोकतंत्र कह रहा था कि इस्तीफा दो। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान को ही बदल दिया, संविधान का गला घोटने का काम किया, इमरजेंसी लगा करके। एक राजनैतिक तानाशाही की शुरुआत की गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा। मेरे प्यारे देशवासियों, उस राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक कागज़ पर दस्तखत करने को कहा गया। बिना बहस, बिना चर्चा, और घोषणा कर दी गई। आपातकाल लागू हो गया। अब क्या हुआ? इसके बाद पुलिस को खुली छूट दी गई, मीडिया पर ताले लगा दिए गए, जनता की आवाज़ पर हथकड़ी लगा दी गई। साथियों, ज़रा सोचिए, आज आप जो बोल रहे हैं वो उस दिन से मना था, या हम जो बोल रहे हैं ये उस दिन से मना था। अखबार छपने से पहले सरकार के पास जाता था, उसके बाद तब अखबार छपता था। जयप्रकाश नारायण जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सभी जेल में डाल दिए गए। जेपी साहब एक संत, एक विचारक, उनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण है, उन्हें जेपी लोग कहते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। उन्हें जेल में डाल दिया गया। आप ताज्जुब करेंगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज तो कोई कुछ भी बोल देता है। नेहा सिंह राठौर जैसी गायिका कुछ भी बोल देती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के सबसे शालीन नेता, जेल में बीमार हो गए। आडवाणी जी, जोशी जी, सभी को जेल में डाल दिया गया। भाई साहब, ये कोई मजाक नहीं था। हमारे नौजवानों को जेलों में ठूंस दिया गया, जो हमारे देश के भविष्य थे। आगे चलकर वही अटल बिहारी वाजपेयी, वही लाल कृष्ण आडवाणी, वही मुरली मनोहर जोशी देश में राजनीतिक शिखर पर पहुंचे। अब चूंकि उन्होंने सवाल पूछे थे, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। मीडिया की हालत ये थी कि आज आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। साथियों, उस दौर में अगर कोई पत्रकार सच्चाई लिख देता था तो अगली सुबह उसका दफ्तर सील हो जाता था। इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने जब सच्चाई छापी, उनकी बिजली काट दी गई थी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, जानना चाहिए लोगों को। न्यायपालिका जो संविधान की रखवाली करती है, वो भी डर गई थी। मेरे प्यारे देशवासियों, जरा सोचिए, जब एक हाई कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी गलत है तो क्या हुआ? जज को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया।
जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लोकतंत्र की बात की, उन्हें प्रमोशन से रोक दिया गया। ये देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक समय था। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर दिया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद जीने का अधिकार ही सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब सरकार अगर किसी को रात को उठाकर जेल में डाल दी तो आपको कोई केस नहीं मिल सकता था, आप कोर्ट तक नहीं जा सकते थे, आपका केस कोई लड़ नहीं सकता था। मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपको लगता है ये भारत की आत्मा के साथ न्याय था? चलिए अब सुनिए कि कांग्रेस क्या कहती थी उस वक्त। सत्ता में इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा देश हित में आपातकाल जरूरी था। उनके बेटे संजय गांधी ने कहा लोगों को अनुशासन सिखाना पड़ेगा। साथियों, यही तानाशाही है और आज यही कांग्रेस मोदी जी के ऊपर आरोप लगाती है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। जब कोई नेता खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे, वही तानाशाही होती है। अब सवाल हमारे दर्शकों से है, क्या हम वो गलती दोहराएंगे? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे दिल से पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि फिर कोई नेता रातों रात संविधान बदल दे? क्या आप चाहते हैं कि एक परिवार फिर से देश की सत्ता को अपनी जागीर समझे? क्या आप इतने सस्ते में आज़ादी को गवा देंगे? नहीं ना। तो याद रखिए, ये भाषण नहीं है, ये चेतावनी है। अब जो आने वाला है वो और भी जरूरी है। संविधान को बचाने वाले नेताओं के संघर्ष की, पंडित रमाशंकर मिश्रा जी, दुर्गेश तिवारी जी, नागेश मिश्रा जी जैसे आज के सच्चे देशभक्तों की कहानी की। आज हम बहुत ही भावुक हो जा रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या कहें। साथियों, कांग्रेस सरकार से लेकर के अब तक कुल 106 बार संशोधन संविधान में हुए हैं। इनमें से अधिकतर संशोधन कांग्रेस सरकार के समय में हुए हैं। मतलब 80% संशोधन कांग्रेस सरकार ने किए हैं। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कांग्रेस की सरकार ने 1951 से लेकर के 1989 तक, मतलब नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी ने अधिकांश संशोधन किए। पहला बदलाव, मुख्य संशोधन नेहरू सरकार में किया गया। प्रमुख उद्देश्य इसका था भूमि सुधार, भाषण की स्वतंत्रता पर सीमाएं। उसकी आलोचना भी होती है कि यह पहला मौका था जब संविधान के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण संशोधन कांग्रेस ने किया, भूमि अधिग्रहण पर सरकार की शक्ति बढ़ाई गई। इसके बाद 24वां संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि संसद को संविधान में संशोधन की पूर्ण शक्ति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ वर्डिक्ट 1967 को पलटने के लिए। इसके बाद 25वां संशोधन राइट टू प्रॉपर्टी, इसको कमजोर किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता दी गई। इसके बाद 26वां संशोधन 1971 में राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म कर दिया गया। इसके बाद 39वां संशोधन आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया, जिस चुनाव में वो हार चुकी थी और हाई कोर्ट ने उन्हें अयोग्य भी ठहरा दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री रही। ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला था। इसके बाद 42वां संशोधन, जिसे कहा गया कि मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कांग्रेस द्वारा किया गया सबसे विवादित और सबसे बड़ा संशोधन था, जो कि आपातकाल के दौरान पारित हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें जोड़ी गई, सोशलिस्ट
सेकुलर शब्द प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखा गया। इसे लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ने वाला कदम कहा गया। इसके बाद 44वां संशोधन 1978 में हुआ। जनता पार्टी की सरकार थी। इसमें कांग्रेस द्वारा किए गए 42वें संशोधन की कुछ चीजें वापस ली गई। इसके बाद 52वां संशोधन मतलब 52 अमेंडमेंट राजीव गांधी की सरकार में हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसके बाद 61वां संशोधन 1989 में राजीव गांधी की ही सरकार में हुआ। मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। क्या हर संशोधन संविधान की हत्या है? नहीं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसे समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। लेकिन संशोधन मौलिक अधिकारों को कमजोर करे, न्यायपालिका को कमजोर करे, सत्ता को केंद्रीकृत करने का काम करे तो वे लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। जैसे 42वां संशोधन कांग्रेस ने जब किया, उसे ही वापस लिया गया जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस शासन में बहुत सारे संशोधन मैंने आपको प्रमुख बताए। इन्हें हमारे देश के युवाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने देश के वर्तमान शासनकाल को समझना चाहिए कि वास्तव में तानाशाही उस दौर में थी कि इस दौर में है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ हमारे देश के विशेष नेताओं का बलिदान और संघर्ष के बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के सबसे सज्जन नेता, जिन्हें विपक्ष भी या पक्ष भी देश में भी और विदेश में भी भारत का सबसे सज्जन नेता माना जाता था। आज वो हमारे बीच नहीं है। संसद में उनकी आवाज़ गूंजती थी। वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जेल में ही बहुत सारी कविताएं लिखी। वो जेल में जब गए तो बीमार हो गए, लेकिन फिर भी संविधान की रक्षा के लिए डटे रहे। अटल जी एक कवि जो संसद में अकेला चट्टान बनकर खड़ा था। अटल जी ने उस दौर में कहा था, आपातकाल एक काला धब्बा है लोकतंत्र के माथे पर। उन्हें जेल में डाल दिया गया, बीमारी की हालत में इलाज भी नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा, न माफ़ी मांगी, न ही सत्ता से समझौता किया। ऐसा था भारत का असली सपूत। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिसे कांग्रेस स्वयं के लिए खतरा मानती थी, राम जन्मभूमि आंदोलन की बात है, उस वक्त वो संसद में सत्ता से सवाल पूछते थे। मेरे प्यारे दर्शकों, वो सवाल कांग्रेस को पसंद नहीं आया और उन्हें जेल भेज दिया गया। आज भी लोग उन्हें विवादित कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो सत्ता से सवाल करे वही असली नेता होता है। मुरली मनोहर जोशी जी, शिक्षा के सिपाही जिन्हें दबा दिया गया। जोशी जी ने कहा था, अगर संविधान की हत्या हो रही है तो शिक्षा सबसे पहले मारी जाती है। उनकी आवाज़ संसद में गूंजती थी, लेकिन उस दौर में उन्हें भी जेल का रास्ता दिखाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो संविधान के पक्ष में खड़े थे। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के नायक रहे। जेपी साहब ने कभी सत्ता की चाह नहीं रखी। उन्होंने सत्ता से कहा था, तुम्हारा अहंकार तोड़ दूंगा लेकिन संविधान नहीं टूटने दूंगा। उन्हें भी जेल में डाल दिया गया, उनको भी इलाज नहीं मिला। धीरे धीरे उनका शरीर टूटता गया, लेकिन विचार आज भी अमर है। याद रखिए, जेपी मरे नहीं थे, लोकतंत्र में घुल गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री भी आगे चल करके बने अटल जी की सरकार में, उनके ऊपर देशद्रोह का झूठा
तगमा भी लगा दिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस को लोहे की बेड़ियों में अदालत में लाया गया। उनका अपराध, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इंदिरा गांधी संविधान से बड़ी नहीं है। आज अगर आप बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों की चुप्पी शामिल है। अब बात करते हैं साथियों आज के पीढ़ी के वीरों की। आज भी कुछ लोग हैं जो संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, जिन्होंने आज के दौर में भी सत्ता से सवाल किया, जैसे पंडित रमाशंकर मिश्र जी, दुर्गेश्वर तिवारी जी, नागेश मिश्रा जी। युवाओं को संविधान पढ़ा रहे थे उस समय दुर्गेश तिवारी जी। नागेश मिश्रा जी जो जनता के मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरते थे अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। इन लोगों को क्या मिला? जेल मिला, बदनामी मिली और गद्दार का तमगा मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा, विपक्ष होते हुए पक्ष से, यानी कि सत्ता से सवाल पूछा। इतिहास अब न दोहराने पाए ऐसा 1975 वाला। आज नेताओं की उपेक्षाएं कम हो गई। केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सदैव वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती रहती है। हर मुद्दे पर विरोध करती है, देश हित के मुद्दों पर भी विरोध करती है, अनर्गल आरोप लगाती है। कांग्रेस को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। अटल जी को हम सभी उनकी कविताओं में, उनके भाषणों में उन्हें सदैव याद करते रहते हैं। अरुण जेटली जी, जिनकी नीतियां आज भी हमारे देश के लिए रीढ़ का काम कर रही हैं। अब रास्ता सिर्फ यही है, समझना सिर्फ यही है कि संविधान कोई किताब नहीं है, केवल ये एक जिंदा दस्तावेज है। इसलिए चुप मत रहिए साथियों, आवाज़ उठाइए। आज अगर अटल, जेपी, जोशी, जेटली, तिवारी, नागेश जैसे लोग खड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हमें सदैव आवाज़ उठानी चाहिए और इमरजेंसी को सदैव अपने हृदय में रखना चाहिए। और जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी हमारे देश पर थोपी गई, जिस पार्टी की अहम भूमिका रही, उसको समय समय पर सबक सिखाना चाहिए। कांग्रेस का काला इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो इतिहास की किताबों में दबा दी गई। 25 जून 1975 की वो रात, राष्ट्रपति ने दस्तखत किया और लोकतंत्र को फांसी दे दी गई। ये कोई विदेशी हमला नहीं था हमारे देश के ऊपर, ये हमला हुआ था भारत की चुनी हुई सरकार के हाथों, कांग्रेस पार्टी के हाथों। इसका मतलब क्या था? संविधान के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, कोर्ट में जाना भी बंद हो कर दिया गया, अखबार छपने से पहले सरकारी अफसर की अनुमति जरूरी होती थी, पूरे देश में सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। कांग्रेस ने संविधान को ताले में, एक तरीके से समझ लीजिए तो, बंद कर दिया था। बिना वारंट के गिरफ्तारी, घरों से उठा ले जाना, विरोध करने वालों की उंगलियां तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, पूरे भारत को एक जेल बना दिया गया कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस के नेता उस समय हंस रहे थे और जनता रो रही थी, ये सच है। इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। न्यायपालिका को झुका दिया गया। जब हाई कोर्ट ने इंदिरा को चुनाव में दोषी ठहराया तो उन्होंने सत्ता छोड़ने की बजाय पूरे देश का संविधान ही पलट दिया, जजों को बदल दिया, फैसले सरकार के अनुसार दिए जाने लगे। जिन्होंने नहीं माना उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये था कांग्रेस का असली लोकतंत्र। लाखों लोगों को जेलों में डाला गया। साथियों, सबका नाम गिनाना बहुत मुश्किल है। प्रमुख रूप से
मैंने आपको नाम बताए, अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, दुर्गा जी जैसी क्रांतिकारी महिलाएं भी जेल में रही। उनका अपराध क्या था? उन्होंने संविधान की रक्षा की ही तो बात की थी। नसबंदी सबसे अमानवीय अध्याय था। संविधान ने हमें शारीरिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन 1976 में कांग्रेस सरकार ने लाखों गरीब पुरुषों को जबरन नसबंदी करवाई, गाड़ी से उठाया, लाठी मारी, ऑपरेशन कर दिया गया, बिना सहमति, बिना चेतावनी। इसे कहते हैं संविधान की आत्मा का बलात्कार। परिवारवाद बनाम संविधानवाद। भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस कहती है अगर आपका नेहरू गांधी नहीं है तो आप योग्य ही नहीं हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, अब प्रियंका। क्या ये लोकतंत्र है या कोई राजशाही है? साथियों, कांग्रेस की चालें आज भी जारी हैं। आज भी जब कोई कांग्रेस के काले इतिहास की बात करता है तो उसे हेट स्पीच बता दिया जाता है। लेकिन हम सच बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी भी है। आज राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात करते हैं। क्या उन्होंने कभी इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगी? वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कि माँ भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से आज भी वही है राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, जबकि उन्हें मांगना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने विरासत पर घमंड है, शर्म नहीं है। हमें सीखने को क्या मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से? सत्ता पाना आसान है, संविधान की रक्षा करना कठिन है। कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा और फिर वोट से उसे धो डाला। अब समय है सच्चाई को सामने लाने का। मेरा आप सभी देशवासियों से आग्रह है, जब अगली बार कोई नेता संविधान की बात करे तो उनसे पूछिएगा कि तुमने इमरजेंसी का विरोध किया था या समर्थन? तुम्हारी पार्टी ने उन 21 महीनों में क्या किया? क्योंकि संविधान की रक्षा सिर्फ भाषणों से नहीं होती है, बलिदान से होती है, और हमारे लाखों देशवासियों ने बलिदान अपना दिया है, और हमने वो बलिदान देखा है, सुना है। आज का लोकतंत्र और कल की इमरजेंसी। सोशल मीडिया की आज़ादी है या एक भ्रम है? हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, सोशल मीडिया है, सब बोल सकते हैं, लेकिन उस दौर में सरकार की आलोचना होती थी तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता था, राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाता था, NSA लगा दिया जाता था। साथियों, ये वही लोकतंत्र है जिसकी रक्षा JP जी ने, अटल जी ने, मोदी जी ने की थी। साथियों, वो दौर था जब अखबार जला दिए जाते थे, TRP की तो बात ही नहीं है, विज्ञापन खरीदे बेचे जाते थे, जो सरकार की जय बोले वो राष्ट्रीय चैनल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।